मार्च 2013 महीने में बीजू जोसेफ जयपुर के पुलिस कमिश्नर बने थे। 2 अगस्त 2013 को जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ का जोधपुर में बदली और जोधपुर के पुलिस कमिश्नर का जयपुर में बदली कोई समझदारी लगती है, और वो भी राजस्थान में चुनाव के 2-3 महीने पहले। बीजू जोसेफ कांग्रेस के गहलोत सरकार के काफी नजदीक माने जाते। 6 अगस्त को लड़की बीमार होती है और बापूजी के खिलाफ षड्यंत्र शुरू होता है। शिल्पी और शिवा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए थे और वही झूठा केस बनाकर जज के सामने रखा गया था। मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे पुलिस ने क्या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती तो मेरी टूटी की शिखा पूरी खींच उखाड़ दी थी। फिर काफी मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीढ़ी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर करो बड़े बड़े अधिकारी। बात तो कहीं सीढ़ी की हुई है ना? नहीं, मेरे को सिग्नेचर कर रहे हैं, बोल रहे कि तू आप मेरे को सिग्नेचर करके दो कि मेरे को। मैं बोला ऐसे ही जबरदस्ती में कोई भी साइन कराने के लिए तैयार हो रहे। हाँ। इस पूरे केस में जिनमें से 81 गवाह अपने बयान से पलट गए थे, बाद में जयेंद्र सरस्वती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में मामले को तमिलनाडु से पुडुचेरी स्थानांतरित कर दिया था। तो आचार्य के साथ भी यही हुआ था। वो सारे गवाहों ने पलटी नहीं मारी थी, बल्कि उन लोगों को मारपीट कर कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए थे ताकि झूठा केस बनाया जा सके। मीडिया ने कहा बापूजी झूठ बोल रहे थे कि वो जोधपुर में नहीं थे। 20 अगस्त रात को FIR लिखाई और 21 अगस्त को बापूजी के पास खबर आई कि 15 अगस्त को जोधपुर आश्रम में एक लड़की ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। बापूजी 11 अगस्त को ही जोधपुर आश्रम से 35 किलोमीटर दूर मनाई कुटिया में चले गए थे। तब बापूजी ने कहा कि मैं 15 अगस्त को जोधपुर आश्रम में नहीं था। वो क्यों बोले कि उस समय वो जोधपुर से 35 किलोमीटर दूर मनाई कुटिया में थे। संजय वानखेड़े ने, मेरी सवाल सुन लीजिए। संजय वानखेड़े ने कहा कि आप मौजूद ही नहीं थे जोधपुर में, आपने खुद कहा था और ये सब रिकॉर्डिंग पर है। आश्रम में मैं मौजूद नहीं था। मैं जोधपुर आश्रम में प्रोग्राम मेरा जो जोधपुर में था वो प्रोग्राम 11 तारीख पूरा हुआ, तो मैं जोधपुर आश्रम में नहीं था। 15 अगस्त को आप जोधपुर आश्रम में नहीं, जोधपुर आश्रम में नहीं था। यहाँ मैं एकांत कुटिया में था, जहाँ की बात बोलते हैं। मेरा जोधपुर आश्रम अलग है बेटे, और ये एकांत कुटिया में ये अलग है। मैं प्रोग्राम होता है तो आश्रम में रहता हूँ, प्रोग्राम के बिना लगभग एकांत में रहता हूं। आपने ये मीडिया ने कहा बापूजी भाग रहे हैं। बापूजी का 23 अगस्त, 26 अगस्त, 29 अगस्त का सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। नारायण साईं के ससुर जी की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर सूरत से मुंबई और वह से भोपाल गए। मीडिया भी उनके पीछे पीछे वहां गई। फिर भी षड्यंत्र के तहत लोगों को गुमराह करने के लिए मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई गई। और आज उनके पक्ष में बोलने वाले जो उनके पक्ष की वस्तुएं हैं उसको ठीक से उजागर नहीं किया जा रहा है। कोई भी मीडिया उस बात को नहीं दिखाया जा रहा है। जैसे बापूजी के यहाँ भी परसों एक संत सम्मेलन हुआ है। बापूजी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो सारे मीडिया उनके पीछे जाते हैं। सारे मीडिया को पता चल जाती है क्या हो रहा है। और अभी उनके आश्रम में परसों जन्माष्टमी पर संतों का, जिसमें सभी अखाड़ों के संत थे, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, उदासीन अखाड़े के संत थे, सारे प्रमाणिक संत थे सब देशों के, तो सब भारत के सभी तीर्थ क्षेत्रों के। तो उस संत सम्मेलन की खबर मीडिया को क्यों नहीं लगी और उसका अंश क्यों नहीं दिखाया गया? 30 अगस्त 2013 बापूजी को गिरफ्तार किया गया। 1 सितंबर से पुलिस की जांच शुरू हुई। पहली झूठी खबर, बापूजी ने स्वीकार किया कि वो लड़की से अकेले में मिले थे। आसाराम ने कबूल किया है कि उस कुटिया में उस पीड़ित लड़की को भी उन्होंने बुलाया था और उस लड़की को बुलाने के लिए लंबी साजिश रची गई। क्या आसाराम ने माना है कि वो पीड़िता लड़की से मढ़ई आश्रम में अकेले में उस रात मिले थे? कैसे मान लेंगे? बिल्कुल नहीं माना, नहीं माना। आनंद पुरोहित जी से सवाल है मेरा। ये नहीं, उन्होंने क्या पूछो। सवाल मेरे से पूछ, जवाब मनन दे रहा। मनन साहब दे रहे, उनने जल्दी में दे दिया। मैंने आपसे सवाल ये पूछा आनंद पुरोहित जी, सेक्शन 20। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या मढ़ई आश्रम में उस रात उस बच्ची के साथ आसाराम अकेले में मिले थे? मेरा इतना सवाल है, क्या उन्होंने माना है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में? मिला था उसने, माना है उसने, माना है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुद देखे कैसे मीडिया और पुलिस झूठ फैला रहे हैं। यहाँ प्रश्न सिर्फ लड़की के वकील से पूछा गया, बापूजी के वकील से नहीं। लड़की के वकील खुद हिचकिचा रहे हैं। वो ये कहना चाहते थे कि फलाने सेक्शन के हिसाब से लड़की ने कमरे के टाइट की है, मतलब कमरे कैसा था वो बताया, लेकिन दबाव में वकील ने बोल दिया कि माना है।
बापूजी कभी भी लड़की से अकेले में नहीं मिले। लड़की के पूरे परिवार को 100 लोगों के साथ मिले थे। पुलिस की हिरासत में पुलिस और आरोपी की बातें मीडिया को कैसे पता चल जाती है? पता नहीं चलेगी तो बदनामी कैसे होगी? बदनाम करके लोगों की श्रद्धा तोड़ना ही तो उद्देश्य है। ठीक ऐसा ही शंकराचार्य के साथ हुआ था। 4 महीनों में ही पीड़िता के परिवार की पूरी टीम बदल गई। आखिर हिंदू संतों के खिलाफ झूठा केस कौन कब तक लड़ेगा? 1 सितंबर को शिवा ने पुलिस के सामने समर्पण किया। 5 सितंबर को पुलिस ने मीडिया को बताया कि साजिश का पर्दाफाश हो गया। देखिए जोधपुर पुलिस के झूठे दावों की पोल। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आसाराम के सेवादार ने बताया कि उसके पास एक सीडी है हमको दी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिवा ने यह भी माना है कि पीड़ित पर भूत प्रेत की छाया बताते हुए उसे दूर करने के लिए ही बुलाया गया था। शिवा की माने तो आसाराम अपने नजदीक ऐसे सेवादारों को रखता था जो दिखने में कम आकर्षक हो। अच्छी सेहत और आकर्षक साधकों को वो अपने करीब नहीं आने देते थे। शिवा ने ही बताया कि उसने और शिल्पी ने मिलकर पूरी साजिश रची। जोधपुर पुलिस को शिवा के पास अश्लील सीडी मिली है। बाद में पुलिस पलट गई। शिवा ने माना कि लड़की को भूत प्रेत भगाने के लिए बुलाया है, जबकि शिवा वहां था ही नहीं, दिल्ली ही चला गया था। बापूजी अपने पास कमजोर और अनाकर्षक लोगों को रखते हैं। मतलब शिवा खुद कह रहा है कि मैं कमजोर और आकर्षक नहीं हूँ, इसलिए बापूजी ने मुझे रखा। कोई इंसान ऐसा कहेगा और बिना पैसे सेवा भी करेगा? शिवा ने कहा कि उसने शिल्पी के साथ मिलकर साजिश रची, जबकि शिल्पी शिवा की कोई फोन डिटेल्स नहीं मिली। शिवा ने कहा कि शिल्पी ही लड़कियां भेजा करती थी। आज तक ऐसा कुछ सबूत हाथ नहीं लगा। शिवा ने लड़की लाने की जिम्मेदारी ली थी। शिवा ने पता इतने दिनों बाद, वो भी 14 तारीख की दोपहर को लड़की के बाप के पूछने पर बताया। शिवा की तरफ से 2 फोन और बाप की तरफ से 11 फोन गए हैं। खुद सोचे, शिवा ने मनाई आश्रम का पता दिया। बापूजी एकांत में औरतों से मिलते हैं। शिवा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। पुलिस ने बताया कि ये एक षड्यंत्र है। बस पुलिस ने पूरी जांच 4 दिन में पूरी कर ली। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक जो जांच की गई है उसके बाद यौन शोषण का बहुत बड़ा नेटवर्क नजर आ रहा है। 4 दिनों में ही बिना सबूतों के पुलिस को पूरा नेटवर्क नजर आ गया। इससे साफ पता चलता है कि पूरा षड्यंत्र वकीलों की सहायताओं से पहले ही रचा गया था। पुलिस सिर्फ झूठा नाटक कर रही है और कानून का दुरुपयोग कर रही है। जैसे बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं हैं, और वो लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था, और बाद में शिवा ने धमकी दी कि बाहर जाके कुछ बताना नहीं। मैंने कोर्ट में सब मेरे सारे सबूत पेश कर दिए हैं कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। 8 बजे की 7 बजे वहाँ से निकल गया था मैं, 6:45 बजे निकल गया था। 8 बजे की मेरे पास टिकट है, और सारा मैंने उनको, मेरे अगर टिकट से भी नहीं माने तो मेरी मोबाइल की कॉल डिटेल है पूरी, मेरा नंबर पूरा चाहे तो ले सकते हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। मैं बाकायदा इस केस में कहीं हूँ ही नहीं, कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। हालांकि आप पूछोगे कि आपको किसके पीछे किसका हाथ लग रहा है। आज तक 2-4 दिन से न्यूज़पेपर में सुन रहा हूँ मैं कि सारे के सारे आश्रमों में तोड़ फोड़ हो रही है। कौन कर रहा है? कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं कर रही है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। बाकी मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे पुलिस ने क्या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती तो मेरी टूटी की शिखा पूरी खींच उखाड़ दी थी। फिर काफी मारा, धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीडी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर करो बड़े बड़े अधिकारी। बात तो कहीं सीडी की हुई है ना? नहीं, मेरे को सिग्नेचर कर रहे हैं, तो बोल रहे कि तू आप मेरे को सिग्नेचर करके दो कि मेरे को। मैं बोला ऐसे ही जबरदस्ती में कोई भी साइन कराने के लिए तैयार हो रहे। हाँ, ये सीडी आई बात कहाँ सूखी? मेरे पास कोई सीडी नहीं है। नहीं, कहीं दूसरी आपने पता भी नहीं है, तो ऐसे ही अपने मन से। शिल्पी का नाम दिया गया, आपको पता है? हाँ, तो वो तो वार्डन है, मेरे को पता नहीं कौन है वार्डन है। वार्डन को कितनों को, इतनी सारी वार्डन होगी, मैं कैसे जानूंगा? शिवा को सच्चाई बताने के लिए नहीं मारा, बल्कि झूठ को स्वीकार करने के लिए मारा गया। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी शिवा को परेशान कर रहे थे और उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, ताकि उस पर कुछ भी लिखकर सबूत बनाकर झूठा केस बनाया जा सके। शंकराचार्य जी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित के साथ भी यही हुआ था। अगर आपने सच्चाई जानने का प्रयास किया हो
लड़की ने कहा शिवा ने धमकाया, लेकिन जब शिवा शाम को 7 बजे दिल्ली चला गया तो सद्या 11 रात को मनाई आश्रम में कैसे धमका सकता है। मीडिया और पुलिस ने ये बात लोगों से क्यों छुपाई। लड़की के घर वालों को लगा कि शिवा बापूजी के साथ ही दिल्ली जाएगा, लेकिन वो तो पहले ही निकल गया। उन्होंने FIR में उसका नाम तो लिखा लिया और मीडिया और पुलिस को तो करोड़ों रुपए मिले हैं, तो क्यों बताएंगे। ठीक दूसरे दिन 6 सितंबर 2013 पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना बयान बदल दिए। शिवा के पास कोई CD नहीं मिली है, पुलिस को पता है। शिल्पी कहा है शिवा का मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा। क्या जो फोन जो कहा जा रहा प्रकाश के पास में था, क्या शिवा के पास में था? शिवा का मोबाइल आपने लिया है, उसको जांच के लिए भेजा है? हम सक्षम है उस जांच को करने के लिए। हमने कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट किसी जांच के लिए बाहर नहीं भेजा। अहमदाबाद से आपने CD बरामद की है? ये गलत बात है, ये गलत बात है कि अहमदाबाद से कोई CD बरामद हुई हो, ये तथ्यहीन बात है। मोबाइल लेकिन आप दिखवा रहे हैं ना? हम ये कह रहे हैं कि जो कोई भी उसके अरेस्ट करने के बाद जो कोई भी तथ्य, जो कोई भी एविडेंस, जो कोई भी दस्तावेज शिवा के पास मिला है, जो कोई भी किसी भी फॉर्म में कोई एविडेंस मिला है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो, उन सबको हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। शिल्पी आपकी निगरानी में है, पहले भी हम आज भी यही कह रहे हैं कि शिल्पी से शीघ्र जोधपुर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा। संक्षिप्त में DCP अजय लंबा ने कबूल किया कि शिवा सही बोल रहा है, तो शिवा ने और बहुत बातें बोली, उसका क्या? अश्लील CD की खबर सारी न्यूज चैनल्स पर दिखाई गई थी, वो झूठी नहीं हो सकती। दरअसल पुलिस ने ही साजिश के तहत CD की झूठी खबर फैलाई थी, लेकिन जैसे ही शिवा का मीडिया में इंटरव्यू आया, पुलिस ने CD वाली बात को वापस ले लिया। आप ही बताइए किसने पलटी मारी, शिवा ने या फिर पुलिस ने? 20 और 25 सितंबर को प्रकाश, शरद और शिल्पी ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने फिर झूठी बातें मीडिया में बता दी कि उन्होंने आरोप स्वीकार किया, जबकि शिल्पी और प्रकाश ने इससे इनकार किया। मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं सेवा करूं, और यहाँ पे आके मुझे लगा कि मैं निस्वार्थ सेवा यहाँ पे कर रही थी। बापूजी और मेरा संबंध सिर्फ एक पिता और पुत्री का ही संबंध है, क्योंकि मैं बापूजी को दिल से अपने पिता के समान ही पिता ही मानता हूं। को बताया बेकसूर। वार्डन शिल्पी ने आरोपों से किया इनकार। प्रकाश ने आज सरेंडर कर दिया। छिंदवाड़ा आश्रम का संचालक है शरद चंद, जबकि प्रकाश आसाराम का रसोइया है। रविवार शिल्पी से नहीं हुई है, मेरी बात होती हमेशा बाबा को बदनाम करने का झूठा साजिश है। बहुत अजीब सा लगता है कि 15 अगस्त की रात की घटना है। 16 अगस्त को वो उत्तर प्रदेश चली गई। उत्तर प्रदेश में जाने के बाद फिर वो दिल्ली आई। दिल्ली में जाकर रात एक रिपोर्ट लिखाई गई दिल्ली पुलिस स्टेशन, कमला नगर पुलिस स्टेशन में। और पुलिस स्टेशन में जब ये रिपोर्ट लिखाई गई तो बहुत साफ था कि दिल्ली का कोई जुरिडिक्शन बनता नहीं है। उसके बावजूद भी उस रिपोर्ट को रखा गया, उसका मेडिकल कराया गया, उसके दूसरे दिन 164 के बयान कराए गए, और ये सब करने के बाद और उसको फिर जोधपुर भेजा गया। दिल्ली के अंदर FIR कर 164 के बयान होने के बाद उसको जोधपुर शहर के अंदर FIR दर्ज करने के लिए भेजना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो 164 के बयान, ये पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि किसी भी केस के अंदर FIR सही रूप से दर्ज होने से पहले 164 के बयान कराकर और यहाँ भेजा जाना। कुल मिलाकर राजस्थान पुलिस के सामने तो वो केस ही तब आया जब उस लड़की के बयान एक मजिस्ट्रेट के सामने हो चुके थे 164 CRPC के तहत। और 164 CRPC के तहत जब बयान उसके हो चुके थे और वो बयान जब यहाँ लेकर आए तो राजस्थान पुलिस कुल मिलाकर उसी बयान के इर्द गिर्द घूमती रही और उस बयान के इर्द गिर्द घूमकर उस बयानों की पुष्टि करने का प्रयास करती रही। जबकि एक सही इन्वेस्टिगेशन ये होता कि वो वापस नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करती, प्रयास करती कि उसके बयान में क्या सत्यता है। सरप्राइजिंग चीज जो है, जो सबसे जो देखने वाली है कि पुलिस ने सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी
बापू जी के खिलाफ जो बलात्कार का जो आरोप पेश प्रस्तुत किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेनिट्रेशन है ही नहीं, कहीं भी नहीं। पॉस्को के अंदर भी जो धाराएं लगाई गई है वो हूबहू वही धाराएं जो 376 में जो लगाई गई। तो जब वो पेनिट्रेशन वहां नहीं है तो पॉस्को की ये धाराएं भी उस पर नहीं लगती। तो कहने का मतलब है कि ये बनता नहीं है, 376 बनता नहीं है। बहुत ही अजीब स्थिति ये की है पुलिस ने, किस किस्म का इन्वेस्टिगेशन किया, जो मैंने इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कि उन्होंने इसके अंदर 370 आईपीसी के एक जो है धारा खास तौर से लगाई गई। ये है ट्रैफिकिंग जिसको बोलते हैं, मतलब किसी लड़की को या किसी महिला को वेश्यावृत्ति के लिए उसको ले जाना। पूरा एपिसोड उठाकर देखें तो ऐसा कोई एविडेंस सामने आती नहीं, फिर भी ये डाला गया। सेक्शन 164 CRPC के बयान बहुत मायने रखते हैं। दिल्ली पुलिस ने रात के 2:30 बजे फर्ली और लड़की की मेडिकल जांच हुई, कुछ मिला नहीं और जज के सामने बयान भी करवा। जो धाराएं दिल्ली पुलिस ने लगाई वो आज भी लगाई हुई है बिना किसी जांच के। अब लड़की सच्चाई बता दे या केस झूठा साबित हो जाए तो खुद जेल में जाएगी। सेक्शन 164 CRPC के बयान के कारण हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप लगाए हैं। इनसे पूछे, अगर छेड़खानी का आरोप था तो आपने 376 बलात्कार और पॉक्सो के अंदर भी 376 बलात्कार की धारा क्यों लगाई, ताकि बापूजी को बेल न मिले, बापूजी जेल के अंदर ही रहे और जब धाराओं पर बहस होगी तब एक एक धाराएं हटेगी और बापूजी की निर्दोषता साबित होगी। उसमें काफी वक्त लगता है। इस तरह कानून का दुरुपयोग होता है और कोई इनको रोकने वाला नहीं है। में बलात्कार की FIR। सर, आज हाईकोर्ट में शिवा शिल्पी की बेल थी तो क्या हुआ? शिवा शिल्पी की बेल ग्रांट कर दी हाईकोर्ट ने, जमानत पर रिहा कर दिया उनको। उन पर यह केस था कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी आशाराम जी के साथ मिलकर उस ऑफेंस की। हमारा ये आर्गुमेंट था कि उनकी कोई कॉन्स्पिरेसी में कोई रोल नहीं है, क्योंकि शिल्पी ने बहुत साफ साफ उसके पिताजी को ही बोला था कि यदि लड़की बीमार है इसको किसी बड़े अस्पताल में लेकर जाओ। उनका दूसरा एलिगेशन ये है कि वो उसको ये कहा कि भूत प्रेतों का साया है जो वो बापूजी उतारेंगे तो आप बापूजी के पास जाओ। अगर 2 सजेशन दिए गए उसमें एक सजेशन उन्होंने माना, तो अगर अस्पताल चले जाते तो स्थितियां बिल्कुल अलग होती। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनका ये कहना कि उसको भूत प्रेत का कोई दर्द दिखाया गया बिल्कुल गलत है। ये पूरा आर्ग्यूमेंट है। और जितनी कॉल डिटेल्स जो पुलिस ने पेश करी, पुलिस ने शिल्पा को और बाकी एक्यूज जितने भी जो लोग हैं, शिवा और प्रकाश और इन सब लोगों को जो इन्वॉल्व किया है, वो ये इस बात के लिए इन्वॉल्व किया है कि उनके आपस के अंदर कॉल डिटेल्स है। शिल्पी की ने कभी भी उसके पेरेंट्स को सिवाय एक दिन के अलावा कोई फोन नहीं किया, और वो फोन किया 7 तारीख को ये कहने के लिए कि तुम्हारी बेटी बीमार है, उसको अस्पताल लेकर जाओ, बड़े अस्पताल लेकर जाओ। इसके अलावा उसका कोई फोन नहीं गया। इसके अलावा उसके पेरेंट्स का जो फोन आया था वो शिल्पी के का खुद के फोन नहीं है, वो जो हॉस्टल के फोन है उन पर आया था, लेकिन उससे कोई बातचीत होना संभव नहीं है। 9 तारीख को जब बच्ची को लेकर वो शाहजहांपुरा चले गए, उसके बाद में शिल्पी ने कभी उनसे कांटेक्ट नहीं किया। यदि वो षड्यंत्र में शामिल होती तो निश्चित तौर पर वो पेरेंट्स से संपर्क करती और ये कहती कि साहब आप किसी भी तरीके से जोधपुर पहुंचो। यहां तक ये कहा गया कि शिल्पी ने उनसे जब ये कहा कि भूत प्रेतों का सहाय है तो बापूजी जहां भी हैं वहां जाओ, तो ये भी अपने आप में एक झूठा स्टेटमेंट था, इसलिए कि शिल्पी को तो मालूम था बापूजी कहाँ है, तो वो ये नहीं कहती। और यदि उसको भेजना होता तो वो सीधी छिंदवाड़ा से ही उनको जोधपुर भेजने का प्रयास करते, न कि उसको घर जाने का। जब एक बार वो स्कूल से माँ बाप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट करने के नाम पर जो वहां से लेकर चले गए, उसके बाद में ये उनके माँ बाप का ही पूरा कंट्रोल था उस लड़की पर, और वो खुद ही वहां पर आश्रम में आए। बहुत सारे स्टेटमेंट जो आश्रम के लोगों के जो लिए गए, जो वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि उसके करमवीर ने ये कहा था कि उस पर भूत का सहाय है,
करमवीर की पत्नी ने कहा था उस पर भूतनी का सा है। इसका मतलब भूत प्रेत की जो कहानी है वो ये सब इन्होंने प्रोसिक्यूशन ने मिलकर बनाई है, ये शिल्पी का इसमें कोई रोल नहीं था। इसलिए ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने उसको फिलहाल जमानत पर रिहा किया। पेड मीडिया ने क्यों नहीं बताया कि शिल्पी को जमानत किस आधार पर मिली? 1. बापूजी का जोधपुर दिल ही यहाँ तक कि सूरत का सत्संग बहुत पहले तय हो गया था। 2. 6 अगस्त को लड़की को बीमार होती है, उसमें बापूजी का कोई हाथ नहीं था। उसी के कहने पर शिल्पी ने लड़की के माँ बाप को फोन किया। 3. अगर वे बीमार नहीं होती तो क्या होता? 4. शिल्पी ने न तो फोन किया, नहीं ही जोधपुर का पता बताया और नहीं 6 अगस्त से पहले लड़की को फुसलाया, तो साजिश कैसे? नंबर आपको बोलो तो दे सकता हूँ, आप खुद कॉल डिटेल निकाल सकते हो, खुद मेरा नेटवर्क निकाल सकते हो। क्या नंबर है आपका? 093-213-44965 जो उन्होंने ही दिया है। जो करमवीर सिंह जी है लड़की के पिताजी, वो भी बुरे नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। लड़की के पिता ने शिवा से मित्रता करके शिवा को मोबाइल नंबर दिलवाया था ताकि कभी भी कहीं भी बापूजी के स्थान का पता लगाया जा सके। तो शिवा का सवाल है, शिवा ने कभी चलाकर खुद अपनी तरफ से फोन नहीं किए। 13 फोन कॉल पेश किए गए, उन 13 फोन कॉल्स में से शिवा के सिर्फ 2 फोन गए हैं करमवीर के पास, बाकी सारे फोन आए हैं करमवीर के शिवा के पास। और वो जो फोन कॉल है उसके स्टेटमेंट देखते हैं तो करमवीर से तो ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि उसने फोन इस बात के लिए किया था कि बापूजी कहाँ पर है। तो बापूजी कहाँ है ये उसने बताया। और जो 2 फोन कॉल उसने वापस जो किए, वो एक फोन कॉल 14 तारीख को किया और एक 13 तारीख को किया। 13 तारीख को जब वो दिल्ली पहुंचे तो वो उसने ये कहा था करमवीर ने कि पता लगाकर बताओ कि कौन कौन सी ट्रेनें जोधपुर के लिए जाती है। तो उसने पता लगाकर उनको फोन किया कि ये ट्रेनें जोधपुर के लिए जाती है। जोधपुर में आकर जो उसने फोन किया तो वो सिर्फ इस बात के लिए किया कि करमवीर ने कहा कि टैक्सी वाले को बताओ कि रास्ता कहाँ है मनाई का। तो ये चीजें अगर ऐसा सच भी मान ली जाए तो भी इससे कोई कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं होती, क्योंकि षड्यंत्र के लिए आवश्यक है कि सारे एक्यूज जितने भी जो अभियुक्त है उन सबका मिलकर ये तय करना कि ये ऑफेंस करना। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कोई भी ऑफेंस अगर किसी ने किया है उसमें इन लोगों का कोई रोल हो या इनकी कोई जानकारी भी हो। तो न तो इनका कोई रोल था न इनकी जानकारी थी। ऐसी स्थिति के अंदर ये इनको फिलहाल बेल पर रिहा किया गया। 6 अगस्त लड़की को बीमार होती है। 7 अगस्त लड़की शिल्पी को उसके पिता तो फोन करने के लिए कहती है। 9 अगस्त लड़की के पिता लड़की को अपने घर ले आते हैं। 12 अगस्त लड़की का परिवार खुद दिल्ली आता है और पिता शिवा को फोन करके जोधपुर आने वाले ट्रेन की जानकारी लेता है। 13 अगस्त लड़की का परिवार जोधपुर आश्रम पहुंचता है। 14 अगस्त शाम को पिता शिवा को फोन करके मनाई आश्रम का पता पूछता है और मनाई आश्रम पहुंचता है। अगर साजिश थी तो पता उसको पहले क्यों नहीं मिला? 16 अगस्त एक दिन रुकने के बाद परिवार सुबह 9 बजे वापस अपने घर लौट जाता है। 13 फोन कॉल में से 11 बार लड़की के बाप ने फोन किए थे। कौन किसका पीछा कर रहा है? लड़की के बाप ने लड़की की असली उम्र छुपाई है। शंकर मुमुक्ष विद्यालय के अनुसार लड़की की उम्र 6 अगस्त 1995 है, अर्थात लड़की की उम्र 19 साल की है। लड़की के बाप ने छिंदवाड़ा गुरुकुल में उसकी उम्र 4 जुलाई 1997 है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार को लड़की की सही उम्र की जांच के आदेश दिए हैं। लड़की का बाप कह रहा है कि जब वो 2 साल की थी तो अपने भाई के साथ जबरदस्ती स्कूल जाती थी, तो स्कूल वालों ने खुद से ही उसका एडमिशन करा लिया और खुद से ही जन्म तिथि लिख। अब इस कहानी पर हंसे या रोए? रवाना हुई है। हालांकि सोमवार को स्कूल के रिकॉर्ड की जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा, जबकि सूत्रों के मुताबिक जोधपुर पुलिस के कुछ अधिकारी पहले से ही यूपी में इस संबंध में तथ्य जुटा चुके हैं। इसके साथ ही स्पेशल टीम शुक्रवार को वहां गई। शाहजहांपुर में मौजूद जोधपुर पुलिस के एसीपी पहाड़ सिंह ने भी मामले में तथ्य मिलने की बात कबूली है। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने जिस छात्रा की शिकायत पर आसाराम के खिलाफ पॉक्सो और अन्य एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है, उसे पुलिस ने बालिग करार नहीं दिया था, नाबालिग बताया था। लेकिन हाल में स्कूल के प्रिंसिपल ने जो पत्र पुलिस को भेजा है उसमें छात्रा की उम्र 6 अगस्त 1995 बताई गई है। बेल मिलने के बाद शरद तुरंत अपने माता पिता के साथ जोधपुर आश्रम गया। बापूजी का पूजन किया और माता पिता का पूजन कर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया। जो लड़कियां भेजेगा तो अपने माँ पिता और गुरु का पूजन करेगा। आप स्वयं विचार करें, ये घोर षड्यंत्र नहीं तो क्या है? झुक जाता ओम जय जय माँ।
शिल्पी के पिता ने कहा कि मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ, मेरी बेटी भी निर्दोष है और बापूजी भी निर्दोष है, सत्य सामने आएगा। शिवा फिर से सुप्रचार के कार्य में छूट गया। जिन लोगों को भगवान के नाम में प्रीति है उनको लड़कियों के शरीर से सुख लेने की जरूरत नहीं है। शिवा, शिल्पी, शरद, प्रकाश का नाम कैसे आया? शिवा, प्रकाश, बापूजी का जीवन बहुत सादा है। वे सबके सामने ही मिलते हैं और जब समय मिले तो एकांत ध्यान में रहते हैं। वो फोन का प्रयोग नहीं करते तो बापूजी को फंसाए कैसे? बापूजी को फंसाने के लिए शिवा और प्रकाश को भी फंसाना ही पड़ेगा। दूसरे भी कुछ बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने प्रयत्न किया। मैं अपने पास रखता नहीं किसी के द्वारा गाती खबर, तो दूर से जरा बात कर लेता हूँ। वैसे मोबाइल फोन से मैं परहेज भी करता हूँ। नारायण हरि हरि ओम हरि। देश विदेशों के बड़े बड़े लोगों के समाचार आए, सुना। इसमें कई धार्मिक आगेवानों के भी आए। जिनसे मिल पाया उनसे जरा बात हो गई, नहीं मिल पाया तो अपना दिल बड़ा रखना, क्योंकि मैं फोन से परहेज करता हूँ। हरि ओम हरि ओम। मैं उसी से मिला रहता हूँ जिसके मिले बिना मेरा और तुम्हारा चारा नहीं है। शिल्पी, शरतचंद्र, षड्यंत्रकारियों के पास जो लड़की है उसको सीधे बापूजी के पास नहीं भेज सकते, उन्हें एक बहाना चाहिए था, इसलिए इन दोनों को फंसाया गया। ये बात बहुत बड़ी सोचने की बात है कि मीडिया कर्मी अंदर आए, उसके साथ में हमारे डीसीपी अजय पाल लांबा भी आए और उन्होंने अपने पर्सनल मोबाइल से यहाँ कुटिया की वीडियोग्राफी चालू कर दी थी। उन्होंने शाम के टाइम जैसे भी आए यहाँ वीडियोग्राफी चालू कर दी और ताला वाला साला लॉक वॉक खुलवा के मीडिया कर्मी को सबको अंदर ले जाके वीडियोग्राफी चालू कर दी। और उससे दूसरे दिन फिर जो वारदात बता रहे हैं ना, जिस लड़की के साथ हुआ है, उसी लड़की और उसके फैमिली को लेके आए। डीसीपी अजय लंबा ने मीडिया को बिना जांच पूरी किए पहले दिन ही कमरे के अंदर आने दिया। उन्होंने कोई फॉरेंसिक एविडेंस भी इकट्ठे नहीं किए क्योंकि उन्हें पता था कि लड़की कमरे के अंदर गई ही नहीं है। लड़की ने FIR में मीरत के परिवार का भी उल्लेख किया था। वो परिवार अचानक गायब हो गया तो मीडिया ने शोर मचाया और बापूजी पर आरोप लगाया, लेकिन जब वो परिवार सामने आया तो सत्य कुछ और ही था। ऊपर कुछ दबाव बनाया जा रहा था, जो कि IO भी दबाव बना रही थी, शाहजहांपुर वाले भी दबाव बना रहे थे कि आप मेरे पक्ष में बोलिएगा, आकर के आप मेरे पक्ष में कुछ झूठा बयान दीजिए। मेरे ऊपर जाकर के हर तरीके के दबाव बनाया जा रहा था। मेरे घर पर डेली 2-4 लोगों को भेजा जा रहा था, उल्टा सीधा धमकाया जा रहा था, भिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे। इसलिए हमने वहाँ से खाली करके हम लोग अपने गांव में यहाँ शिफ्ट हो गए थे। आकर के यहीं आसपास ही थे हम लोग। कहीं न तो हमें किसी ने कैप्चर किया था, ना हमें किसी ने मेरे ऊपर कोई दबाव था। दूसरी बात, मेरे या मेरी लड़की के साथ कभी भी कोई भी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं हुआ जिस तरीके से मीडिया में आज के लिए प्रचारित किया जा रहा है। जोधपुर पुलिस शाहजहांपुर वाले धमका रहे थे, गुंडे भेजे जा रहे थे झूठी गवाही देने के लिए, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए डर के मारे छुप गए। अब आप ही बताओ किस तरह जोधपुर पुलिस झूठा केस बनाने में लगी पड़ी है।